हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। अच्छा बताइए कि वैगरीज क्या होता है। अभी हमने रिसेंटली मौसम को लेकर के काफ़ी चेंजेस देखे हैं और यूरोप में आपने देखा है कि वेदर में काफ़ी चेंजेस है और टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड एक वर्ड है वैगरीज, तो वैगरीज ऑफ वेदर। सो वैगरीज, ध्यान से देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है। इसके सिनोनिम्स होते हैं विम्स। अब नाउ देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश विम्स। विम्स से एक वर्ड बनता है इंग्लिश में, ध्यान से देखिए, विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? अपने मन से, अपने बिना किसी सिस्टम के एक्सेंट्रिक या एक्सेंट्रिसिटी, मतलब अपनी मर्जी से ही चलने वाला, है ना। फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड का मतलब होता है, एक वर्ड है इंग्लिश में जो बार बार चेंज होता है, जिसका माइंड, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिकल, कि भाई वो बंदा बड़ा फिकल माइंडेड है, उसका माइंड स्थिर नहीं है ना। वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस सिचुएशन में क्या बोलेगा। तो वेदर की वैगरीज का क्या मतलब हो गया? लाइक चेंजिंग वेदर। जैसे हिंदी में एक गाना है कि मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो न जाओगे। इन थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोगों ने देखा है कि चेंज होने के लिए हमेशा वेदर को ही यूज किया जाता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी भी एक वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ पे। वॉलेटाइल के कई मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स। वॉलेटाइल, अब वॉलेटाइल एक तो सब्सटेंस होता है, जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल अगर हम हाथ में लेंगे तो वो उड़ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल। लेकिन मैंने कहा कि मेरे डैड का गुस्सा बड़ा वॉलेटाइल है, तो इसका मतलब है कि वो आता है और चला जाता है, मतलब कि फिक्स नहीं रहता है और कभी भी आ सकता है। तो वैगरीज का क्या मतलब हुआ? समथिंग विच इज समबडीज विम्स। अब देखिए, विम्स एंड एक्सेंट्रिसिटीज को भी हम यूज करना सीखते हैं कि यार आई एम नॉट गोइंग टू रन माई बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर विम्स। अब मैं कई बार क्या होता है, कई बच्चों से सजेशंस मांगता हूं, जैसे मान लीजिए अल्फा जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है। मैं कई बार पूछता हूं कि भाई आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो कई बार मुझे उनके विम्स का पता चलता है कि वो कितना अजीब वो गरीब सोच रखते हैं कि आप ऐसे पढ़ाओ तो ज़्यादा बच्चे आएंगे, ऐसे पढ़ाओ तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो वो उनके अपने अपने व्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि फिक्स नहीं है कोई व्यू, है ना। कैप्रिसेस, अब कैप्रिसेस से एक वर्ड बनता है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस लिख लीजिए, इसका मतलब होता है अनफिक्स्ड, है ना। अंडर द कैप्रिसेस, फिकल माइंडेडनेस या फिकलनेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फिर इसके और सिनोनिम्स में जैसे हमने ले लिया, वॉलेटिलिटी हो गया, इनकंसिस्टेंसी, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। कंसिस्टेंट बिहेवियर क्या होता है कि किसी आदमी का कंसिस्टेंट बिहेवियर है, इसका मतलब है वो लगातार एक जैसा बिहेवियर रखता है। जैसे हम कहते हैं कि सफलता कैसे मिलती है? कंसिस्टेंसी से मिलती है। जैसे आप वोकैबुलरी रोज पढ़ो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज एक्सरसाइज करने जिम जाओ, तो कंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? इरेगुलरिटी, है ना। कभी जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो। आपकी एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है सनकीपना। आपका व्यवहार का, योर बिहेवियर्स, सच नेचर ऑफ योर बिहेवियर दैट विच इज अनप्रिडिक्टेबल। आप एक्सेंट्रिक बिहेवियर करते हो। आपके बिहेवियर में फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत वेरिएबिलिटी है। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि बहुत अच्छे मैनेजर जब आप बनते हो या बहुत बड़ा बिजनेस रन करते हो, तो आपके व्यवहार में, आपके नेचर में, आपकी मेंटालिटी में स्टेबिलिटी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन बिहेवियर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने जो वर्ड लिया है आज, बताओ, आज का वर्ड है वैगरीज। तो ये मैंने जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल में पढ़ रहा था, आज की वोकैबुलरी लेने के लिए मैंने 3 न्यूज़पेपर्स को यूज किया है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। तो मैंने देखा कि एक न्यूज़पेपर में ज्यादा वर्ड्स नहीं से, तो आई जस्ट स्विच ओवर टू अनदर न्यूज़पेपर। सेंटेंस मैंने लिया है, द वैगरीज ऑफ द वेदर रूइंड आवर पिकनिक प्लान्स। समझ में आ रहा होगा कि हमने बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और जब बारिश हुई तो अच्छा मौसम समझ के हम निकल पड़े और फिर इतनी उमस और धूप रही कि हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक वैगरीज को समझाने के लिए मेरे पास एक पिक्चर है जिससे आप समझ सकते हो। अब देखिए कि एक आदमी है, और ध्यान से देखिए, वो बारिश भी हो रही है, एक तरफ बादल गरज रहे हैं, एक तरफ सूरज चमक रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोल सकते हैं कि यार, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द वैगरीज ऑफ वेदर।
तो वैगरीज क्लियर हो गया होगा आपको। एक और मैंने उसके बाद देखिए एक वर्ड और है मेरे पास, इसके नीचे हमने एक वर्ड लिया गम्पशन। गम्पशन एक वर्ड है, करेज को बोलते हैं इंग्लिश में, कि शो योर गम्पशन, डू यू हैव गम्पशन, द मैन ऑफ गम्पशन। देखिए इधर गम्प, ये जो ए साउंड है ना, ये वाला ए, ये होता है अ के लिए आता है, इस गम्पशन, और ये जो लंबा एस है, थोड़ी सी फोनेटिक्स सिखा रहा हूं आपको, और उसके बाद ये जो आवाज है ना उल्टे ई की, अ की आवाज होती है, तो ये हो गया आपका गम्पशन। और ये जो स्ट्रेस का साइन है, इसका मतलब है आपको यहाँ पे स्ट्रेस करना है, गम्पशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो अच्छे अच्छे सिनोनिम्स क्या हो गए, जैसे करेज हो गया, किसी में इनिशिएट करने का, लीडर की क्वालिटीज है, वो इनिशिएट कर सकता है, उसमें इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी है, वो रिसोर्सफुल है। देखिए बहुत मुश्किल से मुझे एक बार लाइफ में बचपन में रिसोर्सफुल वर्ड समझ में आया था। आप रिसोर्सफुल का क्या मतलब समझते हैं, जिसके पास बहुत सारी चीजें हों। लेकिन मैंने लाइफ में इसको ऐसे समझा कि एक मेरी बहन है जो जज है, और उनके पास हर तरह के लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर्स, हर लोगों से संबंध रखना, अपने रिश्तेदार में गरीब के साथ भी संबंध रखना, अमीर के साथ भी, और जिससे बात करवाना चाहो उससे कर ले, इतनी मिलनसार। तो उसको किसी भी काम की जरूरत पड़ती होगी तो उसका काम हो जाता होगा, अंदाजा लगाओ। इसका मतलब है कि उसके अंदर वो रिसोर्सफुल लेडी है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी ने, पुलिस ने पकड़ लिया, किसी ट्रैफिक पुलिस ने, और आपको एक नंबर लगाए नहीं लग रहा आपसे, इसका मतलब है आप कोई चीज का इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक रिसोर्सफुल डज नॉट ओनली मीन व्हेन यू हैव थिंग्स, ओके, resourceful also means like you have contact number of people, you are so much allied with people, you are so much associated with people that you can start something, लोन वगैरह भी मिल सकता है आपको। आपके अंदर एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, रिस्क लेने की एबिलिटी। जैसे एक वर्ड है ना एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। अब देखिए ये वर्ड का स्पेलिंग एग्जाम में बहुत पूछते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में आर ई आता है, ना कि ENTER। सो एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब आपने दुकानों के बाहर बड़े बड़े बिजनेस के आगे लिखा हुआ देखा होगा ना कि एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज यानी कोई छोटा सा काम भी आप करते हो अपने लेवल पर। लोग ज्यादातर नौकरी की तैयारियां करते हैं, क्यों? क्योंकि नौकरी में भी एक एंटरप्राइज है, शुरू में आपको एंटरप्राइज करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस में आपको रोज ही जोखिम है, रोज ही एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो इसका और सिनोनिम हो गया लाइक यू हैव डिटर्मिनेशन, आपके अंदर जोश है, जान है, स्पिरिट है, बोल्डनेस है, यू आर अ मैन ऑफ रिजॉल्व। रिजॉल्व वर्ड क्यों यूज हुआ? रिजॉल्व का मतलब सॉल्व करना भी होता है, हल करना भी होता है। लेकिन आपने ये वर्ड देखा होगा रेजोल्यूशन। ये हम लोग जब न्यू ईयर आता है तो रेजोल्यूशन लिखते हैं ना, प्रण। तो एक आदमी, प्रण वाला आदमी, आपने नए साल का प्रण लिया है कि आप ये करेंगे, तो यू आर अ मैन ऑफ रिजॉल्व, ऐसे बोलते हैं। मतलब कि आप में एक ड्राइव है, आप में एक जोश है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता। आपके अंदर कायरता है, आप कोई भी काम करने से डरते हो, पता नहीं क्या होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इस एग्जाम का फॉर्म भर दूंगा पैसा लग जाएगा, पता नहीं ये मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। So gumption, you have to have gumption to start a new enterprise। ऐसे करके एक सेंटेंस बोल सकते हैं। मैंने जो सेंटेंस लिया है, पहले मैं मीनिंग बोल दूं इंग्लिश में, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कंबाइंड विद करेज, दैट इज कॉल्ड gumption। और सेंटेंस लिया है, शी हैड द gumption टू स्टार्ट हर ओन कंपनी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले पेज पर। gumption के लिए मैंने जो फोटो यूज की है कि इसके अंदर साहस है। आप देखिए पहाड़ पे चढ़ रहा है, इसका मतलब है, पहाड़ का मतलब यहाँ पे कोई भी जोखिम हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। फिर आगे आपका एक वर्ड है नेमेसिस। नेमेसिस वर्ड आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि आई मेट विद माई नेमेसिस। इंग्लिश में एक सेंटेंस मैंने बहुत कॉमनली सुनता हूं। आपका दुश्मन है ना, आपका जो भाग्य है वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, अब आपको उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस जगह पर हम नेमेसिस वर्ड यूज करते हैं। और नेमेसिस के सिनोनिम्स हैं, जैसे आपका आर्क एनिमी। आर्क एनिमी का मतलब क्या होता है? जानी दुश्मन। देखिए आर्क वर्ड आर्च एनिमी भी बोल सकते हो, लेकिन इसको आर्क एनिमी बोला जाता है। जानी दुश्मन लिख लो। जैसे सबसे बड़े एंजल को बोलते हैं आर्क एंजल, है ना। तो राइवल हो गया आपका मेन राइवल, आपका एडवर्सरी हो गया, है ना, आपका काउंटर पार्ट। मैंने कहा कि यार ये, जैसे आपने किसी स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आती तो वो बोलेगा कि यार मेरा मैथ्स इज माय एडवर्सरी। मैथ्स, मान लीजिए मैथ्स का टफ क्वेश्चन आ गया, आपने कहा कि, और आपने उसको अवॉइड किया हो,
तो आपने कहा कि इन माई एग्जामिनेशन आई मेट माई नेमेसिस। आई मेट माई नेमेसिस का मतलब मुझे मेरा दुश्मन साफ नजर आ गया। फो का मतलब दुश्मन, एनिमी। तो इस तरह से आप नेमेसिस वर्ड को यूज करते हो। आपका ओपोनेंट, आपका प्रतिद्वंदी, आपका टॉर्मेंटर जो आपके ऊपर अत्याचार करता हो, आपको टॉर्चर करता हो, एंटेगोनिस्ट इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है। इसका ऑपोजिट होता है प्रोटैगोनिस्ट। देखिए हीरो को बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। हीरो के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि यार इस फिल्म में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो हीरोइन को बचाता है ना। और एंटेगोनिस्ट का मतलब जैसे अभी एक केस हुआ है ना, लड़की ने अपने होने वाले मंगेतर को धक्का दे दिया, तो वो जो सिया लड़की है वो एंटेगोनिस्ट साबित हुई उस लड़के के जीवन में, है ना। और चैलेंजर का मतलब है चैलेंज देने वाला, आपका एनिमी। इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका एले, यानी कि आपको कोऑपरेट करने वाला, कोऑपरेट करने वाला, आपका साथ देने वाला। तो सेंटेंस देखिए, अ पर्सन और फोर्स दैट डिफीट्स और पनिशेस समवन, जो आपको हरा दे, आपको पनिश करे। और सेंटेंस लिया है द डिटेक्टिव फाइनली कॉट हिज लाइफ लॉन्ग नेमेसिस, के उस डिटेक्टिव को अंत में वो फंस गया अपने लाइफ लॉन्ग नेमेसिस में, यानी अपने दुश्मन के जाल में फंस गया। अभी धुरंधर फिल्म हमने देखी थी तो आपने देखा होगा कि वो मान लीजिए वहां से ना आ पाए और वहीं मर जाए। अभी फिल्म में तो आपने देखा होगा ना, ड्रामेटिकली उसको सेफ बाहर निकाल लेते हैं, बट मान लीजिए कि वो अंत में वो मर जाए तो हम बोलेंगे कि यार दैट डिटेक्टिव फाइनली कॉट इन हिज नेमेसिस। इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। अब देखिए नेमेसिस के लिए मैंने आपकी जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको ये अब हल्क बोल लो, कुछ भी बोल लो, डायनासोर का मिक्सचर बोल लो, इसको ये मिल गया, यानी कि इसके साथ इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक और मैंने लिया है इस तरह का चित्र, आप देखिए, ये इसका दुश्मन मिल गया, ठीक है। फिर आप अगले वर्ड पे आइए, देखिए क्वेल। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, मैंने इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया है। इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। 100% फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो ये नहीं है, क्योंकि एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन में हम ब्रैकेट की जगह 2 स्लैंट लाइंस के बीच में लिखते हैं, जैसे क्वेल, W की आवाज़ आ रही, क्वेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को सप्रेस करना, दबा देना, क्वेल। किसी अत्याचार को दबा देना, किसी बगावत को दबा देना, किसी तरह के उत्साह को क्वेल कर देना, डिस्करेज कर देना, सबड्यू कर देना। सबका मतलब होता है किसी को कंट्रोल कर लेना, जैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं ना, सबवर्ट कर देना, किसी को कंट्रोल कर लेना, सबवर्ट। पैसिफाई कर देना, उनको मना लेना, जैसे आपने पैसिफिक ओशन देखा होगा, है ना, पैसिफिक ओशन। इंग्लिश में पैसिफिक का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, शांत करना। तो पैसिफिक ओशन का हिंदी क्या होता है बताइए, प्रशांत महासागर। तो मैंने कहा कि वो बच्चे रो रहे थे, मैंने उनको पैसिफाई किया। जैसे अभी कॉकरोच पार्टी है, हालांकि इनके बारे में पूरी बात पता चल रही है कि ये कहीं ना कहीं से डीप स्टेट से फंडेड पार्टी है और ये छात्रों के हितों की बात कम कर रही है और भारत के टुकड़े करने की बात ज्यादा कर रही है। लेकिन मान लो एक मिनट के लिए है तो भारत के बच्चे, और सरकार जो है इनकी मांगों को मानते हुए कुछ चेंजेस करे, तो हम बोलेंगे कि सरकार ने उनको पैसिफाई करने की कोशिश की। सरकार ने उनको कहा कि भाई हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप 9th की बुक देखिए, एनसीईआरटी की, सोशल स्टडीज की, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से भारत के अच्छे अच्छे इतिहास को, जो पॉलिटिकली आज अनअवेयर बच्चा चारों तरफ घूमता है ना, जिसको अकल नहीं है पॉलिटिक्स की, उस बुक को पढ़ करके पॉलिटिकली अवेयर हम आने वाले टाइम में होंगे, जो नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। और नेशनलिज्म एक डिबेटेबल इशू होता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे किसी दिन। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए प्रधानमंत्री अपने उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को जो हमारे देश के ही लोग हैं, उनको पैसिफाई करने की कोशिश करें। उनसे कहें चलो धरना प्रदर्शन करो, हम मना नहीं करते, चलो खाना मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं आराम से यहाँ पे मटर गश्ती करो, पिकनिक मनाओ, ठीक है ना। और साइलेंस करने की कोशिश करें। अब ये पैसिफाई इज नॉट साइलेंस, पैसिफाई का मतलब मनाना, साइलेंस करने का मतलब है क्वेल कर देना, उसका रुपया देकर मुंह बंद कर देना, कंट्रोल कर लेना। उसको कंट्रोल करने का मतलब है रेस्ट्रेंट कर लेना, जैसे कहते हैं ना कि उसको रेस्ट्रेंट कर लिया, उस किसी ज्वाला को बुझा दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, आग बुझाने वाले यंत्र, उनको अपन एक्सटिंग्विश करना। किसी को काम डाउन करना, काम डाउन करने का मतलब है शांत कर देना, रोते को चुप करा देना उसके। अब ये क्रश वर्ड कब आएगा, जब आप रेबिलियन कर रहे हो, मतलब जब विद्रोह कर रहे हो और रेबिलियन को कहीं पर अगर दबाया गया है तो ये कॉलोकेशन आता है कि रेबिलियन को क्रश कर दिया गया,
ठीक है, उसको स्टॉप कर दिया गया, उसको, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनकरेज, यानी बढ़ाना किसी चीज को, उसको बढ़ा देना। अब देखिए यहाँ पे एक मीनिंग है टू पुट एन एंड टू समथिंग बाय फोर्स, जबरदस्ती। सेंटेंस लिया है पुलिस एक्टेड क्विकली टू क्वेल द वायलेंट प्रोटेस्ट। अब मान लीजिए कि ये जो कॉकरोच पार्टी वाले हैं वो वायलेंट प्रोटेस्ट पर उतर आए, तो पुलिस वहां खड़ी है, वो उनका अच्छी तरह से स्वागत करेगी और उसको वायलेंट प्रोटेस्ट को क्वेल कर देगी, मतलब दबा देगी उसको। अब देखिए इसके लिए मेरे पास बहुत तरह तरह की पिक्चर्स थी, बट मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे एक विद्रोह चल रहा है और उसको दबाने के लिए या उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसने अपने हाथ में राइफल ले रखी है, जिससे शायद ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगला वर्ड मैंने लिया है प्रोविस। प्रोविस का मतलब क्या होता है, मास्टरी। प्रोविस, ध्यान से देखिए, प्रोविस, प्रोविस। मैंने कहा शो योर प्रोविस, ही इज अ मैन ऑफ प्रोविस, ही इज अ मैन ऑफ एंटरप्राइज, एक्सपर्टीज, मास्टरी। आप अपनी प्रोविस को प्रूव करते हो कि आप में दम है, तो जरा शो करके दिखाओ, पास करके दिखाओ ये एग्जाम, है ना। तो मैंने कहा कि शो योर प्रोविस। वेलर, वेलर का मतलब होता है बहादुरी। जो इंग्लिश में एक वर्ड है वेलियंट, वेलियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहादुर व्यक्ति जो अपनी प्रोविस शो करे। ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का मतलब चमक भी होता है, ब्रिलियंस का मतलब मेंटल एक्यूमेन भी होता है। किसी का मेंटल एक्यूमेन अच्छा है, देखिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मेंटल एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है आपकी मानसिक योग्यता, है ना, क्षमता, एबिलिटी, एक्सपर्टीज आपकी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविस, कि उसने अपनी प्रोविस को सिद्ध कर दिया एग्जाम को क्लियर करके, टफ एग्जाम को। तो इसमें सिनोनिम्स है, उसकी स्किल थी, उसकी एबिलिटी थी, एबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसकी एक्सेलेंस थी, उसकी कॉम्पिटेंस थी, ही वाज कॉम्पिटेंट इनफ, इट वाज हिज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता होना, है ना, ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन। डेक्सटेरिटी, इंग्लिश में डेक्सटेरिटी वर्ड बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता है कॉमनली। जैसे एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, किस किस को पता है एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब, कमेंट सेक्शन में लिखो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखते हो, आप कहीं पर कुछ लिखते ही नहीं हो ना, आप वीडियो को लाइक करते हो ना शेयर करते हो, बस देखते हो आप लोग, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग वीडियो को शेयर करा करो, कुछ कमेंट लिखा करो। एम्बीडेक्स्ट्रस, तो डेक्सटेरिटी एक नाउन है कि ये मेरी डेक्सटेरिटी है, और डेक्स्ट्रस क्या बन जाएगा, इसका एडजेक्टिव, जिसको अपन इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एबिलिटी, किसी की योग्यता, उसकी तारीफ करेंगे कि यार इज अ मैन ऑफ डेक्सटेरिटी, वो बड़ा डेक्स्ट्रस बंदा है। एमबी का मतलब दो होता है, यानी कि आपने वो देखा होगा, एक फिल्म आई थी ना, 3 इडियट्स, वो दोनों हाथों से बोर्ड पे लिखता है। तो दोनों हाथों से लिखने वाले का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला, परफेक्ट बंदा, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त कॉम्पिटेंस हो। और इनकॉम्पिटेंस का मतलब हो गया उसमें योग्यता नहीं है। तो एक्सेप्शनल स्किल और ब्रेवरी को बोलते हैं प्रोविस। हर मैथमेटिकल प्रोविस अमेज्ड एवरीबॉडी, उसकी जैसे आप वोकैबुलरी को इंप्रूव करो और फिर आप कहीं पर भाषण दो और आपकी वोकैबुलरी से सारे लोग इंप्रेस हो जाएं, तो आप बोलोगे कि वाओ, हिज मैथमेटिकल प्रोविस अमेज्ड एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इस प्रोविस के लिए देखिए इसने प्रूव कर दिया अपने आप को एक अवार्ड जीत करके। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक ही हैज शोन हिज प्रोविस। इस तरह से मैंने ये वर्ड यूज किया। फिर है सलन। सलन एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। मैंने कहा यार इट्स अ वेरी सलन एटमोस्फेयर हियर, कोई उदास है, चुपचाप गुमसुम बैठा है, मोरोज है ना। मोरोज का मतलब होता है गुमसुम, उदास, सैड। ठीक है, सलन, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब डार्कसम। अब डार्कसम के कई मतलब होते हैं। डार्कसम का मतलब अंधेरा भी होता है, डार्कसम का ग्लूमी मूड भी होता है ना। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, आई एम फीलिंग डाउन इन द डंप्स, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, आई एम फीलिंग डाउन इन द डंप्स। ये हल्का सा यहां से मिटाऊंगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है क्रेस्ट फॉलन, आपने कभी सुना हो, क्रेस्ट फॉलन एक वर्ड है। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है जैसे चोटी से गिरा हो, यानी कि दुखी बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार आई एम फीलिंग ग्लम, आई एम फीलिंग सल्की, है ना। सल्की, ही सल्क्स, वो बहुत ज्यादा नाराज बहुत होता है, शो बहुत करता है कि वो बहुत दुखी है। अब इसका आपको अगर ध्यान से इसकी पिक्चर देखोगे तो शायद आपको कुछ क्लैरिटी आए।
जैसे आप ध्यान से देखिए, अभी इसमें शायद अगले पेज पर है, वो ध्यान से देखिए। तो मूडी हो गया, चीयरलेस हो गया। चीयरलेस का, मूडी का मतलब होता है इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि मूडी का मतलब है उसका मूड बार बार बदलता है। मूडी का मतलब है मोस्टली मूड खराब रहने वाला बंदा, ठीक है। चीयरलेस है, वो खुश नहीं रहता, वो साइलेंट रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, वो डार है। डार एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, यानी कि चीयरलेस। तो इंग्लिश में बोलेंगे बैड टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, आपका नेचर जो होता है, ठीक है। अनविलिंग टू स्पीक, आप चुप रहना चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, आप डाउन फील कर रहे हो। द चाइल्ड रिमेन्ड सलन आफ्टर लूजिंग द गेम। हम लोग जब कई बार हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है या हमारा एग्जाम खराब हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा ग्लूमी फील करते हैं, है ना। अब इसके लिए आप देखिए, एक लड़का है, ये लड़की है, वो चुपचाप बैठे आंसू बहा रही है, तो शी इज फीलिंग ग्लूमी, सलन, क्रेस्ट फॉलन। फिर उसके बाद में ये लड़का बेचारा चुपचाप, आज इसको पिटाई हुई है इसकी, अभी अभी धुलाई हुई है इसकी, इसके नंबर कम आए हैं वगैरह वगैरह। फिर स्लूथ एक वर्ड यूज किया, स्लूथ, है ना। स्लूथ, स्लूथ बोलते हैं इसको, थ की आवाज, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा यूज किया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी कॉल इट स्लूथ। स्लूथ क्या होता है, कोई ग्रुप या किसी चीज के पीछे जासूसी करने वाला, इन्वेस्टिगेटर, इंस्पेक्टर, स्पाई, डिटेक्टिव आपने सुना होगा। ट्रैकर, किसी चीज की तलाश करने वाला कि इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, इसका क्या निशान है। एग्जामिनर, इंक्वायरर, स्लूथ, है ना। एजेंट, स्काउट, स्काउट आपने सुना होगा, स्काउटिंग होती है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्रिमिनल। तो ये वर्ड बहुत टफ नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो डिटेक्टिव हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स, फेमस स्लूथ सॉल्व द मिस्ट्री ओवरनाइट। जैसे स्लूथ का एक मतलब ये भी हो सकता है, आजकल आपने सुना होगा ना, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हमारे दुश्मन हैं उनको अचानक से कोई मार देता है सल्टा देता है जिसको बोल दे, तो आपने देखा होगा कि वो स्लूथ है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे, जो धुरंधर फिल्म में भी दिखाया गया है। जैसे दाऊद इब्राहिम है तो उसको जहर किसने दिया, यानी कि कुछ लोग हमारे देश के दुश्मनों के पीछे लगे हुए हैं उस फिल्म के अनुसार, अगर हम बात करें तो वो स्लूथ्स लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको ये वर्ड कि स्लूथ कैसे यूज किया जाता है। फिर देखिए, आप कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करें अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही यहाँ तक पहुँचेगा, बाकियों में आजकल पेशेंस की कमी है, उनको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा मैं थोड़ा चुभती हुई बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग ज्ञानी हैं वो तो मेरे वीडियो तक आएंगे ही क्यों, है ना। और ज्ञानी नहीं तो ज्ञानी बनो, एयर, ठीक है। अब वर्ड हमने कौन सा लिया है पहले तो ये देखते हैं, वो उसके लास्ट में था, वो मैं बताना भूल गया। शियन, सायन भी बोलते हैं इसको, है ना। इट्स सायन, इट्स सायन। ध्यान से देखिए, मैं शियन गलत बोल गया शायद। सायन उत्तराधिकारी को बोलते हैं मोस्टली। तो उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोजेनी, एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर है, उसका सायन है तो इसका एयर। एयर अपरेंट सुना होगा आपने, है ना। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि राम भगवान क्या थे, दशरथ के एयर अपरेंट, यानी कि उत्तराधिकारी, यानी कि सायन, यानी कि डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब है दशरथ के बाद गद्दी पर बैठने वाले, यानी कि ऑफस्प्रिंग, यानी कि संतान, यानी कि सक्सेसर, यानी कि अगली पीढ़ी, यानी कि प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी, यानी कि उनका चाइल्ड, उनका इनहेरिटर, उनकी संपत्ति को, उनके राज्य को आगे चलाने वाला, उसका उत्तराधिकारी, उनका लीनियज। लीनियज वर्ड क्यों आया, क्योंकि इंग्लिश में खानदान को बोलते हैं लाइन। मैंने कहा कि आई एम द सेकेंड पर्सन हु हैज डन पीएचडी इन माय फैमिली लाइन। मेरे ग्रैंडफादर के जो ब्रदर थे बड़े वाले, वो पीएचडी थे, तो उसके बाद अगर मैंने किया है तो मैं बोलूंगा कि आई एम इन माय लीनियज, आई एम द सेकेंड पीएचडी। फैमिली मेंबर, हालांकि फैमिली मेंबर को मैंने जानबूझ के लिखा है, इसको इंडियन इंग्लिश माना जाता है, प्योर इंग्लिश में बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ द फैमिली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फोर फादर, क्योंकि फोर फादर का मतलब पूर्वज हो गया और इसका मतलब उत्तराधिकारी। तो डिसेंडेंट का मतलब आने वाली पीढ़ी ऑफ अ नोटेबल फैमिली। अच्छा, याद रखना है कि जो सायन वर्ड है वो हम लोग केवल बड़े लोगों के लिए यूज करते हैं। जैसे किल का मतलब छोटे मोटे किसी भी चूहे को भी मार देना, लेकिन असैसिनेशन का मतलब किसी बड़े लीडर का, राजा का, बड़े लोगों का को मारना। तो सेंटेंस देखिए, ही इज द सायन ऑफ अ रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फैमिली, ठीक है। जैसे हमारे पॉलिटिकल फैमिली के अंदर कौन हो गया साहब, हमारे राहुल गांधी महाराज,
वो सायन है, शायद इसीलिए कई लोग उनको अभी भी राजकुमार की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखिए एक राजकुमार महाराज दिखा रखे हैं, इन्होंने सिर के ऊपर ताज पहना हुआ है, ठीक है। फिर सैक्रिलेज, अब मैं जब आर्टिकल पढ़ रहा था तो पंजाब में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने धर्म के विरुद्ध कुछ किया है, उसको बोलते हैं एंटी सैक्रिलेज। तो एंटी सैक्रिलेज कानून वहाँ पे पास होने जा रहा है। तो सैक्रिलेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसी धर्म से रिलेटेड है, मतलब कोई सैक्रिलेज है ना, कोई धर्म के विरुद्ध आपने काम किया, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज 2-3 बार बोला करो। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब गोइंग अगेंस्ट रिलीजन। जैसे एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक चोर था, अब वो एक जंगल में एक मंदिर था शंकर भगवान का, उसके ऊपर एक पीतल का बहुत बड़ा घंटा लटक रहा था। तो वो रात को क्या करता है, उस शिवलिंग पे चढ़ करके घंटा उतारता है, तो शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मांग तुझे क्या चाहिए, तूने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है। तो ये कहानी तो थोड़ी मजाकिया है, लेकिन ब्लास्फेमस कहानी है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर हम इस तरह की कहानी कहते हैं तो ये हमारे धर्म के विरुद्ध जाती है कि नहीं जाती है ना। जैसे अभी ब्लास्फेमस एक्ट क्या हुआ है, राम मंदिर में चोरी ब्लास्फेमस एक्ट नहीं है क्या, है ना, इट्स अ सैक्रिलेज। सेक्रेट जो चीज होती है उसके खिलाफ चले जाना, मंदिर में जूते लेके चले जाना। देखिए एक शंकराचार्य हैं जो बहुत बागी टाइप के हैं, विद्रोही हैं यूपी में, आपने कभी देखा होगा उनको, योगी जी के हमेशा विरुद्ध बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि मतलब वो बहुत सारी सरकार की ऐसी सेक्युलर चीज़ों को मतलब सामने लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये एंटी रिलीजियस काम किया है तुम लोगों ने। और प्रोफेन का मतलब धर्म के विरुद्ध जाना। डेसिक्रेशन, ठीक है, डेसिक्रेशन का मतलब होता है किसी सेक्रेड यानी कि पवित्र यानी कि पायस यानी कि रिलीजियस चीज के विरुद्ध जाना। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का एक मतलब तो हो गया किसी चीज में मिलावट करना, लेकिन इम्प्योरिटी का एक मतलब ये भी है कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी का ध्यान रखना, यानी कि आप किचन में जूते लेके नहीं जाते, आपके कईयों के घरों में जो मेन पानी का सोर्स है उसको हमेशा हाथ धो के, तो हम कहते हैं कि यार यहाँ पे अशुद्धि हो गई है, इम्प्योरिटी हो गई है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर ऐसा इसलिए मानते हैं। किसी को पता है हमारे यहाँ पर ये झूठ क्यों नहीं करते खाने के अंदर? क्योंकि हमारे ऐसा मानते हैं कि खाना बनते ही सबसे पहले अग्नि देवता को और पितरों को भोग लगेगा, है ना। तो वो जो भोग लगेगा भगवान के वो प्योर होना चाहिए, अनटच्ड होना चाहिए, तो वो इम्प्योर नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसे इम्प्योर किया तो वो सैक्रिलेज हो गया, ठीक है। इसका अब देखिए जैसे इररेवरेंस, रेवरेंस क्या होता है, किसी की रेस्पेक्ट करना, है ना, रेवरेंस। वायोलेशन, अब रेवरेंस से बना इररेवरेंस, मतलब आपने उसकी रेवरेंस नहीं की, आपने उसको पवित्र नहीं रहने दिया, आपने उसको श्रद्धा नहीं छोड़ी उसके प्रति, वायोलेट कर दिया, नियम को तोड़ दिया, वायोलेट कर दिया, भंग कर दिया, डिफाइल कर दिया। डिफाइलमेंट का मतलब होता है उसकी पवित्रता को भंग कर दिया, आपने डिसरेस्पेक्ट शो की। ये हियरसी है, हियरसी की 2 स्पेलिंग एग्जाम में बहुत आती है। देखो एक तो ये है HERESY, हियरसी का मतलब धर्म के विरुद्ध, और एक होता है HERESAY, हियरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई बात, है ना। तो आप देखिए दोनों को ध्यान से पढ़िए। फिर देखिए ट्रीटिंग समथिंग सेक्रेड विद डिसरेस्पेक्ट, तो सेंटेंस है डिस्ट्रॉइंग द एंशिएंट टेंपल वाज कंसीडर्ड सैक्रिलेज। अब जैसे हमारे बहुत सारे टेंपल टूटे हैं, बहुत सारी मस्जिदें टूटी हैं, अब अगर मान लीजिए हम तरक्की की बात ना करें तो हम इनको सैक्रिलेज मान के चलें, जबकि हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं, तो कई लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन जब जयपुर में मेट्रो बनी थी तो मेरे ख्याल से 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया गया था। इसका मतलब है कि जो सरकारें होती हैं वो सैक्रिलेज और सैक्रिलेज करती रहती हैं, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। फिर देखिए आप अगला वर्ड मैंने लिया है, अब सैक्रिलेज में आप देख लीजिए कि भाई अब मान लीजिए कि ये धर्म का कोई काम कर रही है, तो ये पवित्रता को मेंटेन कर रही है ना, तो इसका अपन इससे समझ सकते हैं धर्म से इस वर्ड को। हालांकि इसमें जूते पहने हुए दिखाना चाहिए था मुझको। रप्चर का मतलब क्या होता है, रप्चर। अब ये च की आवाज टी, और जिसको फोनेटिक्स सीखनी वो ऐसे सीख सकता है कि आप अगर एक टी के साथ में लंबा एस लिखते हो तो उसकी आवाज होती है च, है ना। और ये अभी बताया था, तो रप्चर, रप्चर मतलब ब्रीच, किसी चीज में दरार आना, टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, स्प्लिट हो जाना। सिवर, सिवरेंस जो वर्ड है वो सीवियर से आया ना, सीवर, सीवर मतलब काटना, किसी चीज को काटना, सीवर,
सीवर एक वर्ब है और उससे आपने नाउन बना दिया सीवरेंस। तो ब्रेक करना, टीयर करना, तोड़ देना। टीयर के मतलब आपको मालूम है आंसू भी होता है। डिवीजन कर देना, डिसरप्शन, ब्रेक कर देना। जैसे क्लास चल रही है और इंटरनेट अचानक गायब हो जाए तो मैं बोलूंगा कि क्लास में डिसरप्शन आ गया। सेपरेशन आ गया, आपको सेपरेशन वर्ड पहले से आता है। ऑपोजिट हो जाएगा यूनिटी, अ ब्रेक इन रिलेशंस और अ फिजिकल टीयर। सेंटेंस है माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज्ड रप्चर इन देयर फ्रेंडशिप। आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों की फ्रेंडशिप में ब्रीच आ जाता है, रप्चर आ जाता है, ठीक है, दरार आ जाती है। दरार के लिए मैं आपको एक वर्ड और देता हूं, आप लिख लीजिए खाजम। इसको खाजम प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि दरार, CHASM, खाजम भी बोल सकते हो आप। फिर है आपका, अब देखिए जरा दरार को लेकर के, आजकल जैसे जर्मनी में, यूरोप में, आपने जगह जगह, फ्रांस में तो हालत ही खराब है। अभी कल कुछ लोग डूब गए वहां पे, गर्मी से बचने के लिए झील में कूदे और वो डूब गए। इतनी गर्मी पड़ रही है उनको, मतलब गर्मी तो हमारे जितनी नहीं पड़ रही है लेकिन उनको ज्यादा लगती है क्योंकि वो कोल्ड कंट्रीज है। तो देखिए जैसे पुल में दरार आ गई है ना, ये सड़क पे दरार आ गई। हमारे यहाँ तो दरारें और खास और रप्चर्स आते ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिहार में देखिए कितने पुल ढह जाते हैं इतना भ्रष्टाचार है। टैंट्रम का मतलब होता है कि वर्ड है टैंट्रम, है ना, टैंट्रम यानी कि आउटबर्स्ट, किसी चीज को लेकर हो हल्ला मचा देना, दौरा पड़ जाना किसी चीज का, नहीं 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 ऐसे करना। बच्चे, मैं जब अपनी बच्ची को कभी शॉपिंग पे ले जाता था बचपन में, तो कई बार उसको कोई चीज़ चाहिए थी वो फर्श पे लेट करके रोने लग जाती थी। तो मैंने कहा कि यार उसको दौरा पड़ गया है, वो टेंट्रम शो कर रही है। मेल्ट डाउन है मतलब कि बिगड़ गई अपनी सुधरने वाली। मेल्ट डाउन का मतलब पिघलना नहीं है यहाँ पे, मतलब अब तक तो ठीक थी, चलो बेटा इधर चलो उधर चलो, लेकिन कोई चीज़ चाहिए तो फिर मान लीजिए वो फर्श पे लेट जाए। आपने गाँव में कुछ बच्चों को देखा होगा, दे शो देयर टेंट्रम्स बिकॉज दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल। फिर 4-5 जने उनको उठा के ले जाते हैं लेकिन वो हाथ पैर मार रहे होते हैं, है ना। हिस्टेरिक्स शो कर रहे हैं, जैसे कि उनको दौरा पड़ गया हो। आपने कभी हिस्ट्रियोनिक्स वर्ड सुना होगा, हिस्टीरिया सुना होगा, बाल बिखेर करके जो है औरतें ऐसे ऐसे करती हैं, उनको एक बीमारी होती है, उनको हिस्टीरिया बोला जाता है। तो हिस्टीरिया से एक वर्ड बनता है हिस्टेरिक्स, यानी कि रेज, गुस्सा, रेज रेज ऐसे गुस्सा करना, नहीं नहीं जाऊंगा मैं वहां। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब भी गुस्सा। एक्सप्लोजन मतलब फट पड़ना, प्रोटेस्ट। बधाई हो एक फिल्म आई थी जिसमें वो दादी है वो फट पड़ती है, उसमें यही वर्ड यूज करते हैं डायलॉग के, दादी फट पड़ी है, फट गई है, यानी कि वो एकदम से बड़बड़ करने लगती है, तेज तेज गुस्सा करने लगती है, टेंट्रम्स शो करने लगती है, फ्रेंजी में आ जाती है। फ्रेंजी अगर आपको समझना है तो जब तेज तेज ढोल बजता है और लोग उछल उछल के नाचते हैं ना, there you can use the word like they are in frenzy, they were dancing in a frenzy। फ्रेंजी का मतलब है जैसे उनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो, ठीक है। इसका तो ऑपोजिट हो जाएगा कामनेस। तो मीनिंग हो गया एन अनकंट्रोल्ड बर्स्ट ऑफ एंगर, ठीक है। एंगर भी हो सकता है और डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। तो द टॉडलर, टॉडलर का मतलब क्या होता है, जो चारों 2 घुटने और 2 हाथों के बल बच्चा चलता है ना, तब उस एज को टॉडलर बोलते हैं। थ्रू अ टेंट्रम, अब इंग्लिश में ये टेंट्रम वर्ड इसी तरह से यूज किया जाता है, थ्रो अ टेंट्रम, ठीक है। मतलब ये इडियम है, ऐसे ही यूज किया जाता है, थ्रो अ टेंट्रम। सुपरमार्केट में जो टॉडलर था उसने टेंट्रम शो करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं 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 नहीं, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, और मान लीजिए पापा उसके वहां है ही नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला वर्ड, देखिए समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। फिर है टेंट्रम शो करता हुआ बच्चा, दिखाऊं आपको देखिए ये रो रहा है और टेंट्रम इज थ्रोइंग टेंट्रम्स। दूसरा बच्चा देखना है, ये देखो, बच्चे आपके मोहल्ले में खूब होंगे, परिवार में भी होंगे। सिएस्टा के कितने वर्ड्स आपको आते हैं बताइए। सिएस्टा मतलब जैसे आज मैं सुबह क्लास लेने के बाद मुझे ऐसा लगा, दोपहर में इतनी तेज गर्मी थी, एसी वेसी चल रहा है, उसके बावजूद भी मुझे आई वॉज डोजिंग ऑफ, आई हैड अ कैट नैप, मतलब मैंने थोड़ा सा ऊँघ लिया। आई टुक माई 40 विंक्स। इंग्लिश में अगर थोड़ी देर आप सुस्ता लेते हो ना, मैंने कहा पापा क्या कर रहे हैं, खाना खाने के बाद पापा को देख के पापा क्या कर रहे हैं, फादर इज टेकिंग 40 विंक्स, हिज 40 विंक्स। तो विंक मतलब आंख बंद करना, 40 टाइम आंख बंद करने जैसे, जैसे हल्का सा ऐसे ऐसे सुस्ता लेना थोड़ा सा। तो गर्मी वाले प्रदेशों में सिएस्टा लिया जाता है। सिएस्टा का मतलब होता है थोड़ा सा सुस्ता लेना, थोड़ी देर सो जाना, 2-3 घंटे या कुछ समय के लिए, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि टेकिंग, एक इडियम देता हूं आपको,
टेकिंग हिज जेड्स। कभी देखा है आपने, जब आप कोई कार्टून देखते हो तो कोई सोता है तो जेड 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 लिखा आता है, क्योंकि इंग्लिश में एक इडियम है कि वो क्या कर रहा है साहब, कि वो ऊँग रहा है, तो ही इज टेकिंग हिज जेड्स, मतलब कि वो थोड़ा सा सुस्ता रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो डोज ऑफ हो गया, वो नैप ले रहा है। डोज का मतलब होता है डोज ऑफ हो जाना, थोड़ा सा ऊँग जाना, स्लंबर। अब ये स्लंबर वर्ड मैंने दे तो दिया, लेकिन ये गहरी नींद के लिए आता है बच्चों। एक तरह से इसका ऑपोजिट है, हल्की नींद का ऑपोजिट है स्लंबर, मतलब कि बहुत गहरी नींद में चले जाना। और एक गहरा वर्ड मेरे पास, जैसे आपने कभी सुना होगा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में चले जाने का मतलब है शीत निद्रा। कुछ जानवर है ना, सांप वगैरह, भालू वगैरह, वो कहते हैं कि सर्दियों में खूब गहरी नींद में चले जाते हैं। कैट नैप का मतलब भी होता है, जो मैंने ऊपर लिखा है, जैसे कैट थोड़ी देर के लिए सुस्त आती है, तो इसके अंदर आप जैसे रेस्ट करना, स्नूज करना, स्नूजिंग करना, ऐसे बसों में आपने लोगों को देखा होगा, रिपोज करना, थोड़ा सा सो जाना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, ऑपोजिट हो जाएगा वेकफुलनेस। ठीक है, तो सिएस्टा वर्ड अच्छी तरह से क्लियर हुआ। सिएस्टा, सिएस्टा ऐसे बोलते हैं, एक आफ्टरनून की स्लीप को बोलना। याद रहे, सिएस्टा वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन इवनिंग। ग्रैंडफादर एंजॉयज अ सिएस्टा आफ्टर लंच, इससे आपको ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। सिएस्टा क्लियर हो गया, ठीक है। लेट मी सी आई हैव गिवन सम पिक्चर और नॉट। ठीक है, देखिए सिएस्टा लेते हुए दिखाऊं आपको, लो जी ये सिएस्टा। अब आप देखिए जरा, कोई बच्चा मुझे बताएगा, एक आपको एक कमेंट सेक्शन में लिखने की बोलता हूं कि इसको क्या बोलते हैं, जो खास किस्म का झूला, खास तौर पे आपने कभी पिकनिक में या कोस्टल एरियाज में लोगों को देखा होगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है। ढूंढ करके मुझे बताइए आप इसको क्या कहते हैं। और देखना है आपको, ओ साहब ये भी बंदा इज टेकिंग हिज कैट नैप। फिर आगे एक वर्ड होगा रूमिनेट करना, रूमिनेट, रूमिनेट मनन करना, जुगाली करना, रिगर्जिटेट करना। इंग्लिश में एक वर्ड है रिगर्जिटेट, मतलब जुगाली करना। अब जुगाली क्या होता है, जानवर जो बड़े जानवर होते हैं, भैंस गाय वगैरह, वो खा करके बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं। मेरे पिताजी बहुत कहते थे कि जो भी मैंने कहा है उसकी जुगाली करो, यानी उसके बारे में मनन करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में पॉन्डर करो, पॉन्डर ओवर इट, ब्रूड ओवर इट, इंग्लिश में बोलते हैं पॉन्डर करना। आई एम पॉन्डरिंग ओवर इट, इसके बाद में मोस्टली ओवर वर्ड लगता है। आई एम पॉन्डरिंग ओवर इट, मैं इसके ऊपर सोच रहा हूं, मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूं। ही वॉज कंटेम्पलेटिंग ऑन माई बिजनेस प्रपोजल, वो डेलिबरेट कर रहा था। अब डेलिबरेट से एक वर्ड बनता है डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर, लेकिन डेलिबरेट का मतलब मनन करना, मेडिटेट करना, किसी चीज को सोचना, मनन करना। ठीक है, अब वो जो सिएस्टा वर्ड है ना, जैसे आपने देखा होगा वांगचुक जो है वो कॉकरोच पार्टी के वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो ही वाज टेकिंग अ सिएस्टा। तो अभी उनको पर आरोप लगे कि साहब ये तो अच्छे खासे मिनरल वाटर पी रहे हैं या शायद जूस पी रहे हैं, फिर आज उन्होंने सफाई दी है ना। तो इस तरह से ये वर्ड आ रहा था सिएस्टा वाला, तो मेरे को याद आ गया कि उसी में एक वर्ड आया अखबार में, रूमिनेट करने को लेकर। मनन करो, आप सोचो इसके बारे में, रिफ्लेक्ट करो। अब देखो रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तन भी होता है भाई, जैसे ये शीशा है मिरर, और प्रकाश की किरण आई और रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, इसको भी हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं। लेकिन एक रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिमाग में रिफ्लेक्ट करना, ओ ही इज अ मैन ऑफ रिफ्लेक्शन, मनन करना, सोचना। इसको ध्यान से देखिए, इस वर्ड को रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि ही इज अ मैन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो परावर्तित करने वाला बंदा है। इसका मतलब है वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वो मनन करता है, वो मल ओवर करता है। मल ओवर इट बहुत कॉमन फ्रेज है। व्हाई डोंट यू मल ओवर इट, सोचते क्यों नहीं इसके बारे में? व्हाई डोंट यू कंसिडर इट, व्हाई डोंट यू ब्रूड इट ओवर। जैसे पॉन्डर ओवर है, वैसे ब्रूड ओवर वर्ड भी यूज किया जाता है। ब्रूड ओवर करना, ब्रूडिंग। ब्रूड एक्चुअल में क्या होता है, मुर्गी जब अंडे दे करके उसके ऊपर बैठती है तो वो चुपचाप बैठी रहती है, कोई भी पक्षी लेना वैसे बैठा रहता है, ऐसे लगता है वो कुछ सोच रहा है, तो उस पोजीशन को ब्रूडिंग बोलते हैं, है ना। द हैन इज ब्रूडिंग इट्स एग्स। तो अगर हम बैठ गए ऐसे सोचने के लिए कि अच्छा तो इसका मतलब है कि मैं ब्रूड ओवर कर रहा हूं, मैं थिंक कर रहा हूं। ठीक है, इग्नोर उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो इग्नोर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप समझते ही हैं। फिर देखिए इसका थिंक डीपली अबाउट समथिंग, शी रूमिनेटेड ओवर द डिसीजन ऑफ सेवरल फॉर सेवरल डेज। इसका ध्यान से देखिए। अब ये जो मान लो मिल्टन है, सॉरी न्यूटन है,
और न्यूटन ने जब एप्पल को गिरते हुए देखा तो उसने ग्रेविटी के लॉज दिए थे ना, तो वो ब्रूड ओवर कर रहा है कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऐसे वो सोचता रहा। तो सोचते सोचते उसके पास कुछ आया होगा, है ना। सोचने को लेकर आप क्या सोचते हो बताओ, है ना। सोचना, आजकल हमारे पास टाइम नहीं बचा सोचने का। याद रखिएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास सोचने का टाइम देने के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं दे रही है, और यही नतीजा है कि दिमाग खाली हो गया है और सारा इंटेलिजेंट वर्क हम आजकल अपनी मशीनों से, एआई से करवाने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, थिंक करने के लिए टाइम बचा लेना, अगर कोई आदमी ये कर पाता है, आने वाले समय में उसको सोना, उसकी नींद भी चुरा ली जाएगी, क्योंकि कंपनियों को आपकी बॉडी, आपकी अटेंशन, आपकी नींद, हर चीज चाहिए पैसा कमाने के लिए। जो मेरी बात समझ रहे होंगे वो काफी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने फिलोसॉफिकल बात कर दी। आगे बढ़ते हैं। अनस्केथ्ड, ध्यान से देखिए, अनस्केथ्ड, अनस्केथ्ड का मतलब होता है किसी चीज को बिना हार्म किए। अनस्केथ्ड मतलब बच के आ गया। कार का एक्सीडेंट हुआ, अब जैसे कल मैंने देखा, मैंने एक वीडियो देख रहा था और वो मेरे फीड में आ गया, तो मैंने देखा एक आदमी पीछे कर रहा है कार को, वो गलती से आगे चला गया होगा देहरादून हाईवे पे, और एक एसयूवी ने उसको ठोक दिया और 4 लोग मर गए। मैं इतना बुरा फील कर रहा था, क्योंकि बड़े बड़े हाईवेज पे मेरे साथ ये मोस्टली हो जाता है कि मैं डायरेक्शन नहीं देख पाता हूँ, फैमिली बताती है, तब तक थोड़ा आगे निकल जाता हूँ, मैं पीछे लेता हूँ, कई बार मुझे बहुत डर लगता है, और देखो वो डर प्रूव हो गया। तो वो, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे में टक्कर लगे और कोई बचे ना, कोई घटना ना घटे और बच के आ जाए, तो मैंने कहा यार हम अनस्केथ्ड वापस आ गए, यानी हम सेफ वापस आ गए, हम अनइंजर्ड वापस, बिना जख्मी हुए आ गए, इंटैक्ट, वैसे के वैसे। इंटैक्ट का मतलब वैसे के वैसे वापस आ गए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को एक बुक गिफ्ट की और फिर मैंने कहा कि तुमने इसको पढ़ लिया, और वो मुझे वापस लाके दे दे कि हाँ सर हमने आप पढ़ लिया देखो, और मैंने देखूं कि उसके अंदर कुछ पेजेस जुड़े हुए थे, वो फटे हुए नहीं है, इसका मतलब है उसने उनको इंटैक्ट एज इट इज वापस कर दिया, है ना, अनहार्म्ड, बिना किसी नुकसान के। होल यानी कंप्लीट, होल इसलिए बोला जाता है, होलसम यानी कि उसको कुछ किसी ने तोड़ा नहीं। साउंड, अब साउंड के कितने अर्थ होते हैं देखिए। इंग्लिश में साउंड का मतलब आवाज भी होता है ना, लेकिन इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का क्या मतलब है बताओ? गहरी नींद, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई एम साउंड, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूं, तगड़ा हूं। कई समाजों में लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं और तगड़े हो, मतलब और सही हो, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ही, जैसे मैंने कहा ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब बताइए इस यहाँ पे साउंड का क्या मतलब हुआ? अच्छा खासा, बहुत गहरा, है कि नहीं। और इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं इट साउंड्स गुड, वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं इसको। इट साउंड्स गुड, इसका मतलब है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। यानी कि साउंड बिल्कुल सही सलामत। प्रोटेक्टेड, अनटच्ड, अनटच्ड का मतलब है कोई छू भी नहीं पाया। सिक्योर, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ वापस आ गए, ठीक है, सिक्योर। और एंटोनिम हो गया इंजर्ड। सो द विदाउट सफरिंग हार्म और इंजरी, बिना किसी इंजरी के वापस आ जाना, यानी कि अनस्केथ्ड। मैंने कहा आज अपनी बच्चियों को बाहर भेजो और अनस्केथ्ड वो वापस आ जाए तो भगवान का शुक्र मनाओ। इतना चारों तरफ अत्याचार फैला हुआ है। एवरीवन एस्केप्ड द एक्सीडेंट अनस्केथ्ड। अब देखिए ना, आप जहां अभी भूकंप आया था, कौन सी कंट्री में आया था बताइए, वहां पे अचानक से ही पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। कौन बचा होगा बताओ? मुश्किल से कुछ लोग अनस्केथ्ड वापस आए होंगे बच के। अब देखिए अनस्केथ्ड में जैसे कार में आग लग गई और ये बिना कुछ हार्म हुए भाग के आ गया। मैं आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है तो जो मेरी पुरानी कार है, जब मैं उसमें आता हूं तो मैं सच्ची में इतनी गर्मी में भी आजकल थोड़ा सा शीशा खोल लेता हूं कि अगर इसमें आग लगी तो कम से कम मैं कुछ तरीके से बाहर तो कूद सकता हूं। इतना मतलब अनस्केथ्ड बचने की मेरे मन में लगी रहती है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं हर बिल्डिंग में आग लग रही है चारों तरफ। ज्योतिष में इसको एक खास योग के नाम से जाना जाता है। मंगल की कुछ ऐसी दशा चल रही है, ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि ये। और दूसरा मुझे लगता है हम लापरवाह बहुत ज्यादा हो रखे हैं, शायद ये भी एक कारण है कि हम अनस्केथ्ड वापस नहीं आ पा रहे कई लोग। फिर एक वर्ड मैंने यूज किया, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी एक कॉमन वर्ड है। थ्रिफ्टी आप कभी देखिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा कम खर्च करते हैं उनको बोलते हैं थ्रिफ्टी, ठीक है। अब थ्रिफ्टी के लिए मैंने क्या किया है, इकोनॉमिकल। आप देखिए फ्रूगल, मैंने कहा वो बड़ा फ्रूगल है। फ्रूगल का मतलब है पैसे कम खर्च करता है। दादाजी बहुत फ्रूगल थे, पुरानी पीढ़ी हमेशा फ्रूगल रही है बच्चों, आप कभी भी देख लेना। मैं भी काफी हद तक फ्रूगल हूं, मतलब किसी ब्लिंकिट से सामान मंगाने की बजाय मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टीट्यूट से घर जा रहा हूं
तो रास्ते में रुक करके जगह जगह से जो सामान लेना है ले लो, ताकि मुझे एक्स्ट्रा किसी को कुछ पैसा देना ना पड़े, यानी कि बचत करना, यानी कि इकोनॉमिकल हूं मैं। अब इकोनॉमिकल का मतलब होता है फायदे की बात करना। अब इसके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि यार ये मेरी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इकोनॉमिक, ध्यान से देखिए एग्जाम में आता है, और एक होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है कि यार कार तुम अगर पेट्रोल की ले रहे हो तो इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, तुम तो क्या करो अब इलेक्ट्रिक कार ले लो, वो इकोनॉमिकल पड़ेगी आपको, यानी कि आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा उसमें इकोनॉमिकल में। तो इसका हो गया स्टिंजी। अब आजकल कॉन्टेक्चुअली यूज करते हैं स्टिंजी का मतलब कंजूस टाइप का, कॉस्ट कॉन्शियस हो सकता है, सेविंग बंदा हो सकता है, केयरफुल होगा, एफिशिएंट होगा, ऑपोजिट हो जाएगा इसका एक्स्ट्रावेगेंट। और ये दो वर्ड मैंने छोड़ दिए। प्रूडेंट का मतलब दूरदर्शी। दूरदर्शी के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? वन हु शो फोर्थ साइटेडनेस। फोर्थ साइटेडनेस का मतलब होता है आगे की सोचना, प्रैक्टिकल बंदा। प्रैक्टिकल के लिए एक वर्ड और है मेरे पास, प्रैग्मेटिक। अब प्रैक्टिकल लोग ही तो पैसा बचाएंगे। स्पेयरिंग का मतलब होता है थोड़ा सा स्पेयर अलग से रख देना, स्पेयर पार्ट की तरह, ठीक है। तो केयरफुल विद मनी एंड रिसोर्सेज। सेंटेंस है हर थ्रिफ्टी हैबिट्स हेल्प्ड हर बाय अ हाउस अर्ली। कान खोल के सुन लो, जितने भी विदेशी लोग हैं उनका एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि वो हर आदमी दिवालिया होता है लास्ट में, और उनके देशों पर बहुत कर्जा है, देखने में वो रिच नजर आ रहे हैं। जैसे इन यूरोपियन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल पट्टी 40 डिग्री टेम्परेचर ने खोल के रख दी है ना, इससे तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारी पटरियां टेढ़ी नहीं हो रही हैं 44 डिग्री टेम्परेचर पे भी, है ना। ऐसे ही उनके कल्चर में जो ये है ना, हर चीज की सुख सुविधा ले लो, क्रेडिट कार्ड रखो, बाहर खाना खाओ, होटलों में घूमो, स्विमिंग ज्वाइन कर लो, हर तरह के गेम्स ज्वाइन कर लो, बाहर खाना खाते रहो, गिफ्ट बहुत दो, कान खोल के सुन लो, उनका पैसा बचता नहीं है और वो अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं लास्ट के अंदर। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल, फ्रूगल और प्रूडेंट टाइप का कंट्री है। हम सब लोग सोना खरीदने वाले, पैसे को इन्वेस्ट करने वाले। अब देखिए ये पिगी बैंक में पैसा डाल रहा है, छोटा सा बच्चा स्टूडेंट है। जो बच्चा स्टूडेंट लाइफ में बचत करना सीख गया, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आप मेरे घर में जाके पता कर लो, मैं बचपन से पैसा बचाने वाला लड़का रहा हूं हमेशा से, और उसी की वजह से मैंने कम उम्र में बहुत कुछ क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से मैं अर्ली रिटायर भी हो सकता हूं, ठीक है। तो मतलब कि मैं प्रूडेंट रहा। चलिए, तो ये था आज का लास्ट वर्ड। बताइए वोकैबुलरी सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हो मुझसे कि नहीं सीख पा रहे हो, कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।